हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची और आपका स्वागत है एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट में। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बदलती हुई संस्कृति के परंपराएं। इस चैप्टर में मैं आपको डिटेलिंग से आज यूरोप के बारे में समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहाँ से हिस्ट्री की बात करते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को मेनली 3 पार्टों में बांटा हुआ है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। देखिए, जब हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की, तो जब से इतिहास की शुरुआत हुई, जब से दुनिया की शुरुआत मानी जाती है, तब से लेके 5वीं शताब्दी तक। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर सबसे पहले ईश्वर का वर्चस्व, धर्म, ये सब माना जाता था। यहाँ पर इसको ज्यादा मान्यताएं प्राप्त थी। और यही मध्यकालीन इतिहास में यहाँ पर यूरोप में ईसाइयों का, चर्च का, ईसाई धर्म का ज्यादा वर्चस्व था। ईसाई, चर्च, यहाँ पर इनकी ज्यादा भूमिका मानी जाती थी। यही आधुनिक युग में यूरोप की शुरुआत आधुनिक युग से मानी जाती है। यूरोप के युग को आधुनिक युग से नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब यूरोप की शुरुआत हुई, यहाँ पर 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यूरोप की शुरुआत, यूरोप में कई अनेक नगरों का विकास हो रहा था। नए नए नगरों की संख्या बढ़ रही थी, नए नए नगर आ रहे थे सामने, बहुत सारी चीजें देखी जा रही थी। इसी दौरान एक खास तरह की नगरीय संस्कृति, एक नई नगरीय संस्कृति पनप रही थी, जिसका वर्चस्व ज्यादा देखा जा रहा था। इसी में नगरीय संस्कृति, जिसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह देखने को मिल रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, जो नगरीय लोग थे, अब नगरीय लोग हैं वह ज्यादा सभ्य होंगे, ज्यादा उनमें ज्यादा रहन सहन की भूमिका होगी। वो लोग क्या मानते थे कि नगरों की तुलना में जो गांव के लोग हैं वो ज्यादा सभ्य हैं। नगर के लोग ज्यादा सभ्य हैं गांव की तुलना में। उनको अच्छे से रहना आता है, उनको अच्छे से समझना आता है, वह अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें पता रहती हैं। अब देखिए, जो यूरोप है वो एक महाद्वीप है। यूरोप एक महाद्वीप है जिसके अंदर बहुत सारे नगर आते हैं, जैसे कि फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, रोम हो गया, इटली हो गया, बहुत अलग अलग से शहर आते हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोप की शुरुआत 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक मानी जाती है। ये इस दौरान यहाँ पे क्या हुआ, एक नए नए नगरों की संख्या बढ़ रही थी। अब जब यूरोप एक बड़ा महाद्वीप में, उनके अंदर कितने सारे शहर हैं, वहाँ पर अलग अलग शहरों में नए नए नगर हो रहे थे, गांव के लोग भी शहरों में आ रहे थे, बहुत सारी नगरों की संख्या बढ़ रही थी। अब इस दौरान क्या हो, जब नगरों की संख्या बढ़ेगी तो नई नई सभ्यता भी सामने आएगी, नए नए लोगों का चीज भी पता चलेगी कि कैसे कैसे लोग हैं। तो इसी दौरान क्या हुआ, एक नई नगरीय संस्कृति पनप रही थी 14वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी के अंत तक। अब इसके बाद क्या हुआ, जो ये लोग थे वो गांव के लोगों को सभ्य नहीं मानते थे नगरों की तुलना में। नगरों को लोग कहते थे हम ज्यादा सभ्य हैं, हमें रहन सहने का ढंग है, हमें खान पीने का ढंग है, जबकि गांव के लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें अब जो नगरीय लोग थे, वो कहते थे हमें चित्रकला, वास्तुकला, विज्ञान, इन सब का हमें ज्ञान है, जबकि गांव के लोगों में ऐसा कोई ज्ञान नहीं पाया जाता है। जो नगरों को चित्रकला, वास्तुकला, इन सब का केंद्र माना जाता है। इनमें प्रमुख नगर कौन थे? वेनिस, रोम, इटली, ये इसके प्रमुख केंद्र थे जिन्हें चित्रकला, वास्तुकला का विद्या केंद्र माना जाता था। देखिए, फ्लोरेंस, वेनिस और रोम चित्रकला व वास्तुकला का विद्या का केंद्र बन चुके थे। यही देखिए, अभिजात वर्ग और अमीर वर्ग आश्रयदाता के रूप में यहाँ पर सामने है। इसी समय मुद्रा संस्कृति का आविष्कार हुआ। जब यहाँ पर 14वीं शताब्दी में मुद्रा संस्कृति का आविष्कार हुआ तो लोगों को, जो दूर दराज में बैठे लोग होते थे ना, उनको भी मुद्रा के द्वारा छपी हुई पुस्तकें प्राप्त होने लगी। जब इन्हें छपी हुई पुस्तकें प्राप्त होने लगी तो लोगों को ज्ञान प्राप्त होने लगा, उन्हें नए नए विचार पता चलने लगे, उन्हें बहुत सारी चीजों का पता चलने लगा जो उन्हें पहले प्राप्त नहीं हो सकती थी। यह किस कारण हुआ? मुद्रा संस्कृति के कारण, जो आविष्कार किया गया था 14वीं शताब्दी में। देखिए, अब जब हम इतिहास के बारे में जानते हैं
तो हम इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का सहारा लेते हैं? देखो, इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या सहारे होते हैं? पुस्तकें, भवनें, इमारतें, ये हमारे पास इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए 14वीं शताब्दी में यूरोप के मुद्रण संस्कृति चित्र, मूर्ति, पुस्तकें, दस्तावेज, भवन और वस्त्रों से प्राप्त होती थी। यह किन किन से प्राप्त होती थी? भवन, पुस्तकें, भवनों, चित्रकला, इन सब से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, यहीं एक नए आविष्कार और प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक की खोज हुई, यहाँ पे इनकी प्राप्त खोज मानी जाती है। यहीं पे एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से संबंधित एक प्रकार परिवर्तन हुआ जिसे पुनर्जागरण कहते हैं, देखिए यहाँ पे एक उदाहरण सामने आया कि पृथ्वी का केंद्र कहाँ है। देखिए, जो ईसाई धर्म था वो क्या मानता था, वो लोगों में क्या भ्रम फैलाया हुआ था कि जो पृथ्वी का केंद्र है वो क्या है? चर्च है। चर्च को पृथ्वी का केंद्र माना जाता था कि पृथ्वी के केंद्र में चर्च है और उसके पूरे चारों ओर ये दुनिया फैली हुई है, पृथ्वी के केंद्र में ही चर्च बना हुआ है। ईसाइयों द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रम है, जो कि बाद में आप पढ़ेंगे कि यह झूठ साबित हुआ था। ठीक है, देखिए पुनर्जागरण, जब यूरोप में 14वीं शताब्दी में आधुनिक युग की शुरुआत हुई तो एक शब्द सामने आया, पुनर्जागरण। अब देखिए, पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण का शब्द कहाँ से आया? देखिए, पुनर्जागरण दोबारा से जन्म लेने वाला। देखिए, यूरोप का जब विनाश हो गया था, यूरोप के शहरों का जब विघटन हो गया था, सारे देशों, सारे शहरों में उसका विनाश हो गया था, नए नए शहर, अब नए नए नगर अपने आप को पुनरुत्थान कर रहे थे, तो क्या हुआ? रेनेसां, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जागरण, इसका यह सामने आया, जिसका मतलब होता है दोबारा से जन्म लेने वाला। मतलब दोबारा से सब विघटन हो गया और दोबारा से वो जन्म ले रहा है, यह पुनर्जागरण कहलाता है। यह सबसे पहले 19वीं शताब्दी इटली में इसकी शुरुआत मानी जाती है। देखिए, यह शब्द किससे मिलकर के बना था? रोम प्लस यूनान शब्द से मिलकर बना था। देखिए, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दोबारा से जन्म होना पुनर्जागरण कहलाता है। इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में की गई थी। सबसे पहले यह रेनेसां शब्द का एक शाब्दिक अर्थ है। रेनेसां शब्द क्या है? लातिन भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जागरण। इसका शब्द का सबसे पहला उपयोग 19वीं शताब्दी में किया गया था। देखिए, रेनेसां शब्द रोम प्लस यूनान शब्द से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम यूरोप के इटली में प्रयोग किया गया था। यूरोप के इटली में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था और इसके सबसे बड़े प्रोत्साहन कौन थे? जैकबे वन हार्ड। इन्होंने 1860 में सबसे पहले अपनी पुस्तक लिखी, जिन्होंने अपना जिक्र इस बारे में सबसे पहले किया था। देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ। एक इतिहासकार, ये जर्मन के इतिहासकार थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक 1860 में द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली अपने नाम की पुस्तक लिखी। इन्होंने रेनेसां पर बहुत ज़्यादा बल देते हुए अपना कार्य किया। जो इनके गुरु थे, इनका मानना था, इनके गुरु थे लियोपोल्ड वॉन रोंके, जिनका समाकाल 1795 से 1886 तक रहा था। यह भी इतिहासकार थे, जर्मन के एक महान इतिहासकार रहे हैं ये भी, है ना। इनके जो गुरु थे बर्कहार्ट के, इनका मानना था कि आपको अगर राज्य और राजनीति के बारे में जानना है तो आपको सिर्फ सरकारी विभागों के कागजों पर निर्भर रहना चाहिए। पर जो बर्कहार्ट थे वो ये नहीं मानते थे। वह मानते थे कि हमें अगर अपने बारे में या सरकार या किसी भी राजनीति के बारे में जानना है तो सिर्फ सरकारी विभागों के कागजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें सांस्कृतिक, धार्मिक और पहलुओं पर भी अपना आकर्षण डालना चाहिए ताकि हमें उसका सही परिणाम प्राप्त हो सके, है ना। देखिए, अगर आप भी किसी के बारे में जानेंगे तो एक चीज पे नहीं रहेंगे, औरों के बारे में भी जानकारी, अलग अलग स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी आप सटीक फैसले पे पहुंच सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ आगे, इसमें उन्होंने, देखिए जो बर्कहार्ट थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिनमें उन्होंने विशेषकर किन किन बातों पर अपना विशेष बल दिया था? चित्रकला, साहित्य, वास्तुकला की ओर अपने ध्यान अधिक आकर्षित किया था। देखिए, अब हम बात करते हैं इटली के बारे में। अब इटली का पुनरुत्थान, अब क्या हुआ? इटली का पुनरुत्थान हो गया। देखिए, अभी तक हमने समझा
यूरोप का आधुनिक युग की शुरुआत कहाँ से हुई? 14वीं शताब्दी से। वहां पे क्या क्या हुआ? नगरों की संख्या बढ़ी, फिर उसमें पुनर्जागरण शब्द उसका दोबारा से उपयोग। अब बात करते हैं हम पुनरुत्थान की। देखिए पुनरुत्थान क्या है? पुनरुत्थान का मतलब होता है किसी भी चीज का दोबारा से उत्पन्न होना, किसी भी चीज का दोबारा से शुरुआत होना हमारे पुनरुत्थान कहलाता है। लेकिन पढ़ती तो बता देती। देखिए इटली के नगरों का पुनरुत्थान। पश्चिम रोम साम्राज्य में जब पश्चिम रोम साम्राज्य का विघटन हुआ तो राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी चीज का विनाश हो चुका था। कुछ भी चीज शामिल नहीं थी उसमें, सभी चीज बिखर गई थी। यहाँ पे हर जो राज्य था यूरोप का, इटली का, वो सारे अलग हो गए थे। इस समय कई एकीकरण सरकार है ना स्थिर नहीं थी, कोई भी एक संगठित राज्य नहीं बचा था यहाँ पर, है ना, सबका विघटन हो चुका था। इसके बाद एक नई चीज की शुरुआत हुई, नया व्यापार, नई सांस्कृतिक, लोग अपनी नई पहचान बना रहे थे इटली में। इसी समय में कोई एकीकरण सरकार नहीं थी, जिस कारण रोम में यूरोप का इतना मजबूत वर्चस्व नहीं था। देखिए यहाँ पे यूरोप अब एक संगठित महाद्वीप नहीं रहा था, वो अलग अलग नगरों में बच चुका था, जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस, रोम, ये अलग अलग नगर बन गए थे, जो कि आप अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र का हिस्सा ना मानते हुए स्वतंत्र राज्य मानते थे। स्वतंत्र राज्य का मतलब है वे अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, ना कि एकीकरण सरकार या एकीकरण राज्य का हिस्सा। पश्चिमी यूरोप में देखिए, पश्चिमी यूरोप में क्षेत्र में एक अरसे के बाद सामंती संबंधों का कारण एक नया रूप लिया। देखिए लातिन चर्च, अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर चर्च का बहुत ज्यादा ही महत्व, एक बड़ी भूमिका मानी जाती थी, एक बहुत बड़ा रोल माना जाता था चर्च का। जैसा चर्च बोल देता था वैसे ही सब लोग मान जाते थे। पर जब आधुनिक युग आया, देखिए मध्यकालीन युग में मैंने अभी आपको बताया कि ईसाई धर्म का बहुत लोग मानते थे। जो भी उसके खिलाफ जाता था उसको देशद्रोही माना जाता था, उसे अपमान का वो माना जाता था, उसे सजा दी जाती थी, है ना। और मतलब बहुत उसके साथ गलत किया जाता था कि जो भी चर्च के खिलाफ जाएगा, जो भी ईसाई धर्म के खिलाफ जाएगा, वो पाप का भागी होगा, उसको बहुत उल्टा बहुत बुरा बोला जाता था। पर जब अब नए नए विचार आए, लोग पढ़ने लगे, जब उन्हें पुस्तकें प्राप्त होने लगी, उन्हें नए नए स्रोत मिलने लगे, जब आगे मतलब बढ़ने लगे, तब यहाँ पे क्या हुआ, जो चर्च थे उनकी भूमिका कम होने लगी। लोग समझने लगे जो ईसाई धर्म है, जो चर्च है, वो गलत कर रहा है, ये हमारे साथ बुरा कर रहा है। अब यही क्या हुआ, जो लातिन चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हुआ। ठीक है, अब धीरे धीरे अब उसका विनाश तो हो गया है। अब चर्च का भी महत्व है, पर आगे जाके आप देखेंगे आप कि उसका थोड़ी थोड़ी भूमिका कम हो गई है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में एक अरसे से सामंती से संबंधों के कारण एक नया रूप ले रहे थे, तथा लातिन चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हुआ यूरोप के कुछ राज्यों का। ठीक है, यूरोप में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन बदल रहा था और पश्चिमी यूरोप में इस्लाम एक झांसी सभ्यता का निर्माण हुआ। अब देखिए ये क्या है, देखिए यूरोप में एक नई सांस्कृतिक झांसी सभ्यता जो इस्लाम की मानी जाती है। अब देखिए वहां पे इस्लामी लोग भी बहुत रहते थे। जब लोग अलग अलग हो रहे हैं तो लोग अब एकीकरण भी होना चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे एकीकृत हो, अपने अपने नगर बसाएं, अपने अपनी चीजें करें, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बाइजेंट साम्राज्य, अब यहाँ पे एक यूरोप के नए साम्राज्य, अब जब नगर अलग हो गए तो एक नया राज्य यहाँ पे एक नए उसका सामना आ रहा है, बाइजेंटाइन। आप सही से देख लीजिए, पूर्वी यूरोप के बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन बदल रहा था और यहाँ पे इस्लामी लोगों का वर्चस्व ज्यादा था। जो इस्लामी लोग थे, अब वहां पे एक नई सभ्यता समझ में आई, जिसको कहते हैं झांसी सभ्यता। एक साझी सभ्यता का निर्माण हुआ। साझी सभ्यता जो कि इस्लाम की सभ्यता थी, ठीक है, निर्माण हो रहा था यहीं पे। जो इटली था, है ना, वो एक कमजोर देश बन चुका था। अब यहाँ पे उसका विनाश हो गया था, अब उसका धीरे धीरे पुनरुत्थान हो रहा था। लोग नए नए नगर में आ रहे थे, है ना। यहाँ पे बहुत टुकड़ों में बढ़ चुका था, जब मैंने बताया आपको, है ना, जिस कारण इटली इतालीव। अब इतालीव क्या होता है, इतालीव का मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ, इटली की सभ्यता व संस्कृति को इतालीव
इतालीव का नाम दिया गया है। इटली की सभ्यता को इतालीव कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे उसका पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। अब देखिए बाइजेंटाइन, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक साझी सभ्यता का निर्माण हो रहा था इस्लामिक लोगों का, है ना। अब बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने लगा। अब देखिए व्यापार बढ़ने लगा, अब वहां पे क्या सोच रहे थे, अब विनाश तो हो गया था, अब धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, व्यापार लोग करने लगे। अब व्यापार किस मार्ग से हो रहा था, उस व्यापार के मार्ग को देखिए। अब ये व्यापार हो रहा है दो देशों के बीच, अब ये जो यहाँ पे इसका व्यापार मार्ग बना है उसको कहते हैं रेशम मार्ग, ठीक है। अब जो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है उस रास्ते को रेशम मार्ग कह रहे हैं। इस मार्ग के वजह से, इस व्यापार की वजह से अलग अलग राज्यों को, अलग अलग देशों को, है ना, उसको भी फायदा हुआ, ठीक है। देखिए बाइजेंटाइन साम्राज्य में एवं इस्लामी देशों के बीच व्यापार बढ़ने लगा और इटली के तटस्थ बंदरगाह फिर से जीवित है। अब देखो बंदरगाह के रास्ते, बंदरगाह आपको पता ही होगा, समुद्री रास्तों को बंदरगाह कहते हैं, है ना। वो फिर से जीवित हो गया था, जो कि इटली के यूरोप के विघटन के बाद, है ना, बिल्कुल समाप्त हो चुका था। अब धीरे धीरे वो जीवित होता जा रहा था, है ना। अब 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों व चीनों के बीच, अब मंगोलों और चीनों के बीच व्यापार बढ़ रहा था। अभी जैसे मैंने बताया आपको रेशम मार्ग, किस रास्ते से, उस रास्ते को क्या कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं, ठीक है। चीन के साथ व्यापार किया तो रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ हो गया, जिसके कारण यूरोप में व्यापार आरंभ हो गया, जिसके कारण यूरोप देशों को बढ़ावा मिला। अब यूरोपीय देशों को बढ़ावा मिला, जब व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को फायदा होगा, लोगों का व्यापार चलेगा, सबको अच्छा मुनाफा होगा, है ना। तो जिसके कारण उनकी जीवन ये सब भी अच्छी होने लगी, ठीक है। आप नोट कर लीजिए रेशम मार्ग किसे कहते हैं, जो मंगोलों व चीनों के बीच को व्यापार बढ़ रहा था बंदरगाहों के द्वारा, उस रास्ते को क्या कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं, ठीक है। देखिए अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो इटली यूरोप के राज्य हैं, इटली ये सब, वो लोग अपने आप को यूरोप का एक हिस्सा ना मान के, मतलब एक एकीकरण राज्य सरकार या फिर एकीकरण संगठित महाद्वीप, इन सब का हिस्सा ना मान के अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का हिस्सा मानते थे, अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य मानते थे। देखिए इटली के नगर अपने आप को एक शक्तिशाली अंग के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि अपने आप को एक स्वतंत्र राज्यों का एक समूह मानते हैं। मतलब वो अपने आप को मानते हैं हम किसी राज्य का या एक संगठित सरकार का हम अंग नहीं है, हम अलग से स्वतंत्र हैं, हमें जो मर्जी हम अपना करेंगे, हमें सब कुछ अपना करना है, ठीक है, हम स्वतंत्र हैं बिल्कुल, ठीक। इस नगर में फ्लोरेंस एंड वेनिस, इन नगरों में फ्लोरेंस एंड वेनिस गणराज्य थे। देखिए ये लोग मतलब अलग अपना मानते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो अलग अलग राज्य थे जो अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, वहां की सरकारों को कौन चलाता था, वहां पे जो राजकुमार होते थे। अब देखिए बहुत बड़ा महाद्वीप है यूरोप, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं, है ना। तो वहां की सरकारें कौन चलाता था, वहां के राजकुमार यह लोग चलाते थे। प्रमुख थे फ्लोरेंस एंड वेनिस, इन नगरों में फ्लोरेंस एंड वेनिस गणराज्य थे तथा और अनेक कई दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार द्वारा चलाया जाता था। यहाँ का शासन कौन चलाते थे, राजकुमार चलाते थे, ठीक है। अब देखिए इनमें सबसे अधिक जीवित शहर दो शहर माने जाते हैं सबसे अधिक, वेनिस और जिनेवा। दो शहर अधिक जीवित शहर मानते हैं, मतलब यहाँ पे कारोबार अधिक, मतलब यहाँ पे सब चीज अधिक, विद्या का केंद्र, सब चीज बहुत अलग। ये दो नगर ऐसे थे जहाँ पे हर चीज किया जाता था। यहाँ पे कुछ भी व्यापार संबंधित हुआ, सांस्कृतिक चीज हुई, विद्या केंद्र हुआ, चित्रकला, वास्तुकला यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती थी, जो कि जीवंत शहर के रूप में मानी जाती है, जो कि है हमारा वेनिस और जिनेवा। यह दो नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, अब जब नगरों की बात की जा रही है तो अब नगरों में हमें क्या क्या पाया जाता है। नॉर्मली शहर की तुलना में नगरों में, है ना, शहर है, नगर है, यहाँ पे हम क्या क्या देख पाते हैं जो कि हमें गांव में नहीं मिल पाता। विश्वविद्यालय, कॉलेज, हॉस्पिटल की सुविधा, है ना, दो
थोड़ी दूर पे ही हमें हर चीज़ प्राप्त हो जाती है, पर गांव में ये प्राप्त नहीं हो पाती है। गांव में बहुत दूर जाना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ प्राप्त होता है, कुछ मिलता है। और नगरों में तो बस थोड़ी सी आगे चले जाओ, ऐसे ही मिल जाएगा। विश्वविद्यालय थोड़ी सी आज कॉलेज स्कूल आज हमारे गलियों के बाहर ही खुल गए हैं। पर पहले में गाँव आज की तुलना में भी अगर हम गाँव में देखें तो बहुत दूर दूर जाके हैं, है ना, यहाँ पे पास में नहीं पाए जाते हैं। यहीं पे जहाँ पे इटली के शहरों में 2 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, है ना। देखिए यहाँ पे 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों की बात की गई है ना, जो कि इटली में है ना। पहला इसका पादुआ विश्वविद्यालय, है ना। ये इटली के दोनों विश्वविद्यालय के नाम है। सबसे प्रमुख मानी यही विद्या का केंद्र, वास्तुकला, चित्रकला, ये सब यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती थी। यहाँ ये केंद्र बन गए थे इन सब चीजों का, ठीक है। पहला है हमारा पादुआ विश्वविद्यालय, दूसरा है हमारा वोलोनिया विश्वविद्यालय, ठीक है। ये दो नामों को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए अभी मैंने आपको बताया वेनिस और जिनेवा, जिन्हें जीवन शहर के रूप में भी जाना जाता था। यही इटली में वेनिस और जिनेवा क्षेत्र शक्तिशाली दृष्टि से धनी नगर के रूप में भी उभरे। यहाँ पर धनी लोग, अभिजात वर्ग के लोग, अमीर लोग सबसे ज्यादा पाए जाते थे। देखिए जहाँ पर अमीर लोग होंगे वहां पे जाहिर सी बात है ज्यादा सुविधा होगी, हर चीज उपलब्ध होगी, है ना। तो यहीं पे ये अध्ययन केंद्र मतलब यहाँ पर वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य, है ना, विश्वविद्यालय, है ना, ये लोग यहाँ चीज अधिक पाई जाती थी और आसानी से उपलब्ध भी होती थी, ठीक है। इन सभी केंद्रों में या विश्वविद्यालयों में, अब देखिए जब विश्वविद्यालय है और शहर है तो यहाँ पर क्या व्यापार, वाणिज्यिक संबंधित सारी चीजें उपलब्ध होगी, है ना। इटली के सभी केंद्रों में या विश्वविद्यालयों में व्यापार, वाणिज्य संबंधित वकील और नोटरी के आवश्यक थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते और व्यापार करते थे। अब देखिए जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि कैसे जो व्यापार करते हैं लोग, वाणिज्यिक से संबंधित हो गए, वकील लोग हो गए, है ना, पढ़े लिखे लोग हो गए, यह लोग अधिक पाए जाते थे जिनेवा और वेनिस जैसे शहरों में, ठीक है। ये लोग ज्यादा उपलब्ध व नियमों को मानने वाले, है ना, अधिक व्यापार करने वाले, है ना, अधिक प्रोत्साहन करने वाले, ये अभिजात वर्ग के लोग, ये लोग अधिक थे यहाँ पर, ठीक। और ये जो जिनेवा और वेनिस शहर है, ये जीवंत शहर व धनी शहर के रूप में भी सामने आया था 11वीं शताब्दी में, ठीक है। ये इटली की बात हो रही है, इटली में थे दोनों। देखिए अब बात करते हैं मानवतावाद की। अब मानवतावाद क्या है, मानवतावाद क्यों यूज हुआ, कहाँ से इसकी बात हुई, है ना। देखिए ये लातिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है ह्यूमैनिटी का मतलब आप जानते हैं मानवता, मानवतावाद, ये लातिन भाषा का एक शब्द है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम। देखिए कानून का अध्ययन, व्यापार व अलंकार, शासन, कविता का इतिहास केंद्र थे। अब देखिए यहाँ पर जब अलंकार, शासन केंद्र, विद्या केंद्र, यहाँ पे अधिक चीज देखी गई है, ठीक है। मानवता का मेन चीज है नीति दर्शन करना, ठीक है। नीति दर्शन, इतिहासकार, शिक्षक, वकील, ये सब लोग मानवता की चीज की बात करते हैं, ठीक। शिक्षक सिखाना जा रहा है, ये मानवता में काफी परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पे मानवता की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया मानवता जो लातिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है ह्यूमैनिटास। ये ह्यूमैनिटीज शब्द से मिलकर बना है, जो एक लातिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है मानवता। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, मानवता क्या है। मानवता लातिन भाषा से शब्द लिया गया है जिसका मतलब है ह्यूमैनिटीज, यह ह्यूमैनिटीज शब्द से लिया गया है, ठीक। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है या फिर इसकी डेफिनेशन शॉर्ट 1-2
मार्क्स में आ सकती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रांचेस्को पेट्रोक। देखिए ये रोमन या यूनानी रोमन के वास्तुकला शब्द से बना हुआ है। यह प्राचीन लेखकों का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करता है। देखिए इसका यह एक इतिहासकार है जिनका समयकाल 1304 से लेके 1378 तक रहा है। यह यूनानी को समझने में, प्राचीन रोमन के वास्तुकला शब्द को समझने में काफी मदद करते हैं, है ना। और यह बहुत अच्छी तरह से इन पे अध्ययन भी करते हैं। ठीक, यहाँ इस प्रकार के परिवर्तन प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए पेट्रोक अभी मैंने आपको बताया, ये किस पर अध्ययन करता है? रोमन और यूनान पर अध्ययन करते हैं। ये इन पे बहुत अच्छा गहन अध्ययन कर इनको समझाते हैं, लेखों के बारे में बताते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया पेट्रोक के बारे में, जिनका समय काल अभी मैंने आपको क्या बताया 1304 से लेके 1304 से इनकी शुरुआत हुई थी, है ना। देखिए यह इस परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करते हैं? पेट्रोक। कौन करते हैं? पेट्रोक। यह पुर्तगाल के विशेष सभ्यता को प्राचीन यूनानी रोमन साम्राज्य की तुलना में बताते हैं, है ना। ये यूनानी और रोमन साम्राज्य को अधिक बल देते हुए वास्तविक शब्दों के अनुसार अच्छी तरह से समझाते भी हैं। यह बताता है यूनानी और रोमन साम्राज्य के बारे में, उनके लेखों के बारे में, है ना। वो अच्छी तरह से इनका लेखन कार्य को अच्छी तरह से समझाते हैं। अब जो फ्लोरेंस में मानवतावादी जोनावा पिंकी, अब देखिए ये जो हमारे हैं ये, ठीक है, फ्लोरेंस के मानवतावादी, ये मानवतावादी विचारधारा के एक हमारे इतिहासकार है जिनका नाम है जोवानान पिंको डेला मिरावेंदोला, है ना, जिनका समयकाल 1463 से लेके 94 तक रहा है ना। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द डिजिटल ऑफ मैन 1848 में लिखी थी, नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने वाद विवाद पर अपना मत दिया था कि वाद विवाद क्यों करना चाहिए, वाद विवाद कैसे होगा, उसको करने से हमें क्या पता चलेगा। देखिए जितना हम किसी से बहस करते हैं, या फिर बहस नहीं मान लो, जितना हम जिससे बात करते हैं हमें उसके विचार पता चलते हैं, उन्हें हमारे विचार पता चलते हैं। आजकल आपने देखा होगा स्कूल में डिबेट होती है, वो डिबेट क्यों होती है? कि हमें दूसरों का मत पता चले, है ना। तो इसी में ये क्या बताते हैं, इसी में ये बताते हैं दौला, है ना, मिर्दौला रामन का ऑन द डिजिटल ऑफ मैन, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, जो उन्होंने 1486 में लिखी थी ये पुस्तक। इसमें अपने वाद विवाद के महत्व को बताया कि वाद विवाद करने से क्या लाभ होता है, वाद विवाद क्यों करना चाहिए, या दूसरों के विचारों को क्यों जानना चाहिए, हम किसी के विचार को जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, या वो हमारे विचार को जानने के बाद देखिए हम जितना किसी का ज्ञान लेंगे या अपना जितना ज्ञान किसी को देंगे, हमें पता चलेगा वो क्या सोच रहा है ना, वो क्या कर रहा है, हमें सब चीज़ का ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। अब जैसे आप डिबेट करते हो या बाहर कंपटीशन में जाते हो, है ना, आपको पता चलता है कि अच्छा वो तो ऐसा जानता था। आई होप मैंने जितना आज बताया आपको समझ में आया होगा। मानवतावाद और इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जब तक आज मैंने जितना समझाया प्लीज उतना अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, और मानवतावाद और इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कल पूरा कवर करेंगे।